बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत सलीम हूँ। आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि आज के दिन एक बड़ा ही अहम ख़त लंदन भेज दिया गया है मियां नवाज शरीफ साहब को। इस ख़त का मतन क्या है और इसमें क्या इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। निगरान हुकूमत के हवाले से ये जो हमें बताया जा रहा था कि निगरान वज़ीर आज़म का मामला इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ साहब के ग़ालिबन दरमियान है, मगर ये मामला हल कहाँ से हुआ ये तो आप सब लोग जानते हैं, मगर बाकायदा तौर पे इसकी तस्दीक किस सियासतदान ने की, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये भी आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान इस दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर निगरान वज़ीर आज़म मुतय्यन किया जाता है। हमारे साथ एक बांग्लादेश इस रेस के अंदर शामिल था, मगर बांग्लादेश ने भी इस मामले को खत्म कर दिया। अब वो भी इस मामले से निकल चुके हैं। पाकिस्तान इस कुराए अर्ज़ पे वो वाहिद मुल्क है जो अपने मसाइल को हल करने के लिए किसी थर्ड पार्टी या मैं कहूँगी निगरान वज़ीर आज़म उसको मुतय्यन करते हैं। और जो कानून साजी हुकूमत ने जाते जाते की थी, अब बाकायदा तौर पे उसके अमल शुरू हो गया है। 11 ऐसे मफरूर और इश्तिहारी लोग हैं, उनके नाम मैं आपको बताऊंगी जिनके ऊपर बाकायदा तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। ये 11 मफरूर और इश्तिहारी लोग वो हैं जिनके अंदर नामवर सियासतदान शामिल हैं, नामवर सहाफ़ी शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ना इनकी खबर नशर हो सकती है, ना इन्हें दिखाया जा सकता है, ना इनके नाम के साथ कोई टिकर चलाए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं उस मामले के ऊपर जिसके ऊपर पूरी कौम की नजरें थी, क्योंकि हमें तो याद है कि रूसी तेल के हवाले से जाने वाली गवर्नमेंट या नून लीग के जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े क्लेम किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे। वो दावे सारे के सारे हवा हो गए हैं। और वैसे भी जाने वाले जो काम कर जाते हैं वो सिर्फ अपनी नैया को नहीं, सबकी नैया को डुबो कर जाते हैं। शायद उनको कोई उम्मीद हो कि कुछ बेहतरी हो सकती है। पहले आ जाते इस मामले के ऊपर कि मैं पहले भी आपको बता चुकी थी कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल फी लीटर 300 रुपए तक जाएगा, आप लोगों के इसी हिसाब से मिलेगा। जो ताजा और अहम खबर है रूसी तेल के हवाले से, जिसके कार्गो 11 और 26 जून को पाकिस्तान के पोर्ट पर आए थे, आर्जी तौर पर कहा यह जा रहा है कि आर्जी तौर पर, लेकिन इसके हवाले से कोई यकीन दहानी नहीं है, मुअत्तल कर दिया गया है। रशियन तेल, रूसी तेल पाकिस्तान नहीं आ सकता। पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज हैं उन्होंने इसके ऊपर इनकार कर दिया है कि वो इस तेल को प्रोसेस नहीं करेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, वो कह रहे हैं कि इसको प्रोसेस करने के दौरान फर्नेस ऑयल जो है वो ज्यादा मिकदार में निकलता है, ऑयल इसमें कम मिकदार में निकलता है, जिसकी हमें जरूरत है या जिस पेट्रोल की हमें जरूरत पड़ती है। रशियन तेल जो पाकिस्तान में आया था तब हमें कहा गया था कि अभी हम ये इसको लेकर आ रहे हैं, लोगों को अभी तो नहीं मगर कुछ देर के बाद इसके फवायद मिलेंगे। मगर ये गवर्नमेंट जानती थी और ये बात उनको अच्छी तरह से पता थी। बड़े बड़े ब्लॉगर्स ने, व्लॉगर्स ने ये बात उनको बता दी थी। पाकिस्तान की रिफाइनरीज ने उनको ये बात बता दी थी कि जो रशियन तेल है उसको प्योरीफाई करने का हमारे पास उतना जदीद टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम नहीं है जितना इंडिया के पास है। इंडिया के पास रशियन तेल जाता है, उसको इसलिए फायदा होता है कि उनका फर्नेस ऑयल कम और पेट्रोल ज्यादा निकलता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से फर्नेस ऑयल ज्यादा निकलता है और हमारे पास पेट्रोल कम मिकदार में आता है। तो खबर मैंने आपको दे दी है, तमाम लोग होशियार बाश हो जाइए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में ये पेट्रोल आपको आसमान की बुलंदियों पर छूता हुआ मिलेगा। और जाने वाली हुकूमत सारा मुद्दा डाल के जाएगी केयर टेकर सेटअप के ऊपर के निगरान हुकूमत की ये जिम्मेदारी थी, मगर उन्होंने जब वारदात डालनी थी वो उन्होंने डाल दी है। बिजली वो महंगी कर गए हैं, गैस महंगी कर गए हैं, एलपीजी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा, रशियन तेल बंद हो गया है। वो जो अजरबैजान के हमें ख्वाब दिखाए जा रहे थे कि कार्गो आया करेगा, वो हमारी मर्जी, हम लेंगे या नहीं लेंगे वो हमारी मर्जी है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं थी, या पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है कि हम ये फैसला करेंगे कि अजरबैजान से अगर हमने तेल लेना है, वो हमारी पोर्ट पे खड़ा है, हमने लेना है या नहीं लेना उसका फैसला भी हम करेंगे। तो ये सारे वो लंबे लंबे झूठ थे जो हमारे मुंह पर मार कर ये जाने वाली गवर्नमेंट तो चली गई है। आने वाली का क्या बनेगा, ये निगरान हुकूमत जो करेगी सो करेगी, इनके पास भी इख्तियारात है। बाकी किया धरा जो अवाम है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, या जी लें या मर जाएं, ये आपका अपना फैसला है, क्योंकि हालात तो बाज़ाहिर इसी किस्म के नजर आ रहे हैं। अब आ जाते हैं निगरान हुकूमत के ऊपर। निगरान हुकूमत का मामला खुदा खुदा करके तय हो गया था और हम सब ये जानते थे कि राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि ये मैंने नाम दिया है। शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब, उन दोनों के दरमियान मुलाकातें चल रही थी। आखिरी मामले के ऊपर नहज पे जाके इस मामले को तय कर लिया गया। मगर राजा रियाज साहब ने कल एक टीवी को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा, ये उनकी लाइन है, मैं आपको बता रही हूँ। राजा रियाज साहब ने कहा कि निगरान वजीर आजम बन गया, अब जो निगरान कैबिनेट बनेगी
वो निगरान वजीर आजम जाने और इस्टेब्लिशमेंट जाने, ये आप जुमले पे गौर करें, ये राजा रियाज साहब के अल्फाज हैं। वो कह रहे हैं कि निगरान काबीना का मामला निगरान वजीर आजम जाने या इस्टेब्लिशमेंट जाने, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये तमाम पाकिस्तानियों को याद पड़ता है, तो फौज तो इस्टेब्लिशमेंट तो खुद को गैर सियासी कर चुकी थी, वो तो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर थी और हम ये देखते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं। मगर वो जो न्यूट्रल होने का नारा लगाया जा रहा था, बज़ाहिर तो वो राजा रियाज साहब की स्टेटमेंट से नजर नहीं आता। और इसके अलावा खुर्शीद शाह, मैं पहले भी कल भी आपको ये बता चुकी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निगरान वजीर आजम के नाम पर नाराज है। उन्होंने चुप साधी रखी, मगर खुर्शीद शाह साहब जो है वो कल चुप नहीं रह सके और उन्होंने ये बात कर दी कि निगरान वजीर आजम जो है अनवारुल हक काकड़ साहब, उनका नाम जहां से भी आया हो, अब काम उन्होंने करना है, उनको बेहतर पता है उन्होंने किस तरह से काम करना है। ये जो उन्होंने कहा कि नाम जहां से भी आया हो, इसका मतलब ये है कि जो हमें बताया जाता है कि फौज या हमारी स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, सियासत से दूर हो गई है, तो हमारे सियासतदान, फौज तो ये बात करती है मगर जो हमारे सियासतदान है उनके बयानात कुछ और हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। फिर एक और अहम मामला, अख्तर मेंगल साहब, उन्होंने बड़ा ही अहम खत है जो लंदन भेजा है मियां नवाज शरीफ साहब को। अब उस खत का मतन क्या कहता है, मैं मोटा मोटा आपको बता रही हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि इस खत के अंदर जो उन्होंने मतन तहरीर किया है वो क्या जाहिर कर रहा है। मेंगल साहब जो कहते हैं, मेंगल साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब, हमें बड़े एतराजात है इस निगरान वजीर आजम के नाम के हवाले से, उन्होंने फौजी जर्नैलों के नाम तहरीर किए, बाकायदा सोशल मीडिया पे एक खत आया, बाकायदा इसकी तस्दीक हुई मेंगल साहब की तरफ से कि वाकई हकीकतन ये खत जो है वो नवाज शरीफ साहब को भेजा गया। जो मेंगल साहब तहरीर करते हैं वो कहते हैं हम तो जैसे थे वैसे हैं, हम पे जो गुजरी वो गुजर रही है, जो बलोचिस्तान के मसाइल थे वो वैसे ही थे, सियासत की बजाय बंदूक से मसले हल करने की कोशिश की जा रही है। फिर मेंगल साहब ने कहा कि हम पे तो जो हो रहा है सो हो रहा है, मगर जो पाकिस्तान के अंदर सियासतदान जो है वो तो अपनी जगह पर ठहरे, मगर जो गैर आईनी इकदाम हो रहे थे, आप लोगों की जमात उस गैर आईनी इकदाम से गुजरी हुई है, उसके बावजूद आपने अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम के ऊपर इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया। ये जो बातें उन्होंने की हैं मेंगल साहब ने, ये वो जाहिर कर रही हैं कि इशारे किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ बलूचिस्तान से सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम आना, फिर हमारे सामने ये गेम आना कि राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर बाहमी फैसला किया, फिर राजा रियाज साहब की कल रात स्टेटमेंट आना कि निगरान कैबिनेट का मामला निगरान वजीर आजम जाने, इस्टेब्लिशमेंट जाने, फिर खुर्शीद शाह ने ये स्टेटमेंट कल दी, उन्होंने कहा कि निगरान वजीर आजम का नाम जहां से भी आया हो अब उन्होंने काम करना है। तो ये चीजें जाहिर कर रही हैं। और इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर जो 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 कानून साजी हुई है, जो अंधाधुंध कानून पास हुए हैं, उसके बाद एक आम तासुर ये बड़ा तेजी के साथ उभरा है और उभर रहा है, जिसके ऊपर माहिरीन बात कर रहे हैं, तज्जियाकार बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का जो सियासी मुदाखलत वाला मामला था, अब कोई भी जमात जो जमहूरी तरीके से चल रही है या पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमात है, वो इनके ऊपर कदगन नहीं लगा सकेगी, क्योंकि जिस किस्म के कवानीन बड़ी तेजी में शायद अपनी बका के लिए पास किए गए, या शहबाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का और चमकता दमकता सितारा बनने के लिए जो ये सारे काम कर गए हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और हमारा डेमोक्रेसी, हमारी जमहूरियत वो बड़ी तेजी के साथ मुतासिर होगी। अब नवाज शरीफ साहब को जो खत लिखा गया है उसके अंदर से जो मतलब निकाला जा सकता है, मैं भी निकालूंगी, मैं अपना तज्जिया दूंगी, सुनने वाले या उस खत को पढ़ने वाले मेरे से इत्तेफाक करें या मेरे साथ वो इत्तेफाक ना करें, ये उनकी अपनी चॉइस है। जो खत अब तहरीर किया गया वो साफ अल्फाज में ये बताता है कि जितनी भी सियासी जमातें जिन्होंने इत्तेहाद किया अपनी वक़ा के लिए, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के नाम पर शहबाज हुकूमत के साथ इत्तेहाद किया। शहबाज हुकूमत जो है वो आइंदा अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के हाथ आंखों का तारा बन रही है। फिर अलल ऐलान शहबाज शरीफ साहब ये स्टेटमेंट्स देते हैं कि मैं 30 साल से मैं मुफाहमत करता हूं, मेरे इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात है, मैं उनकी आंख का तारा हूं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डसे हुए हमें नजर आते हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इन इकदामात से खुश नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने इस पूरे मुफाहमत के गेम प्लान को
اپنے لیے استعمال کیا, اپنے لیے حمزہ شہباز کے لیے راستہ جو ہے اس کو کھلا رکھنے کے لیے بات کی ہے. مگر ووٹ بینک ہم سب جانتے ہیں کہ نون لیگ میں میاں نواز شریف صاحب کا سارا ووٹ بینک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان مجبوری میں آ رہے ہیں یا حقیقتاً وہ آنا چاہ رہے ہیں. اپنی جماعت کو, مریم بی بی کی صحافت کو بچانے کے, سیاست کو بچانے کے لیے ان کو پاکستانی سرزمین پر لینڈ کرنا پڑے گا. لندن میں بیٹھ کے وہ سارے اقدامات نہیں کر سکتے جو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتے ہوئے کر رہے ہیں. شہباز حکومت جو کرے گی وہ ساری زندگی کا کیا دھرا ان کو اب آ کے ملا ہے. شہباز گورنمنٹ جو کرے یا شہباز شریف جو کریں گے وہ اب اپنے لیے کریں گے, شہباز کیمپ کے لیے کریں گے, حمزہ شہباز کے لیے کریں گے. مگر نواز شریف صاحب یہ جو ہمیں خبر دی گئی تھی کہ اگلے مہینے آ رہے ہیں, اب لندن کی ٹکٹیں بھی کٹائی ہوئی ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے لندن کی ٹکٹ کرائی ہے, شہباز شریف صاحب نے کرائی ہے, مریم بی بی جا رہی ہیں. ایک آج یہ خبر آئی ہے کہ شہباز صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ ان کی طبیعت ناساز ہے, وہ علاج معالجے کے لیے لندن جا رہے ہیں. پھر ہمیں پتہ ہے نواز شریف صاحب نے پاکستان آنا ہے, وہاں پر ایک اور کھچڑی بنے گی. نواز شریف صاحب جو قانون کو فیس کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ مجبوری کے تحت آ رہے ہیں. اگر تو انہوں نے اپنی پارٹی بچانی ہے, اگر انہوں نے اپنا کیمپ بچانا ہے, سیاسی کیمپ میں جانا ہے, اگر انہوں نے مریم بی بی کی سیاست کو بچانا ہے, ان کی بقا کو بچانا ہے, تو ان کو پاکستان آنا پڑے گا. نواز شریف صاحب جو ہیں اب ایسا لگتا ہے مجبوری میں پاکستان آ رہے ہیں, کیونکہ حالات و واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ اب گیم ہاتھ سے نکل چکی ہے نواز شریف صاحب کی. شہباز شریف صاحب اپنا قلعہ مضبوط کر رہے ہیں, تو پاکستان کی سیاست میں یہ ہو رہا ہے. اب مینگل صاحب کا خط جو ہے یہ صاف صاف الفاظ میں واضح کرتا ہے, اور ایمل ولی خان نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ نہایت سخت ہیں, وہ بڑی سخت ہیں, جو ریپرزینٹ کرتی ہیں ان تمام معاملات کو جو بلوچستان کے اندر توڑ پھوڑ کی وجہ بن رہے ہیں. اب بلوچستان کے اندر جو دھڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بھی کلیئر بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے. اب ہم نے یہ بھی دیکھا تھا, شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا حامی ہوں, نواز شریف صاحب نے کہا تھا ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے. ووٹ بینک سارا نواز شریف صاحب کا, شہباز گورنمنٹ کو اپنے آپ کو, یہ شہباز شریف کو مضبوط کرنے کے لیے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ جاتا. اب ایک آ جاتے ہیں ایک اور اہم خبر کے اوپر کہ پاکستان کے اندر جو تیزی میں جاتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے قانون سازیاں کرائی ہیں پارلیمنٹ سے, انہوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا. 11 لوگوں کو مفروض ڈکلیئر کر دیا اور اشتہاری ڈکلیئر کر دیا. اب پیمرا کی طرف سے کہا کیا گیا ہے, پیمرا کہتا ہے سیاستدان اور صحافی یہ 11 بندے ہیں جو ٹی وی پر نہیں آ سکیں گے, ان کی کوریج نہیں ہو سکے گی, ان کو لیا نہیں جا سکے گا, ان کے ٹکر نہیں چل سکیں گے, ان کے سٹیٹمنٹس نہیں چل سکے گی. اب شامل کون ہے آپ لوگ بھی دیکھیے, محیط پیرزادہ صاحب, ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب پاکستان کے نامور صحافی, ان کو پیمرا نے بین کر دیا. وجاہت سعید صاحب ان کو پیمرا نے بین کر دیا. عادل راجہ بین ہو گیا. حیدر رضا مہدی صاحب بین ہو گئے ہیں. مراد سعید پاکستانی پولیٹیشین ان کو بین کر دیا. حماد اظہر پاکستانی پولیٹیشین پی ٹی آئی سے تعلق ہے وہ بین ہو گئے. فاروق حبیب پاکستانی پولیٹیشین تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ان کو بین کر دیا. شاہین صاحب بہت بڑا نام ہے پاکستان کی جرنلزم میں, وہ بین کر دیے گئے. صابر شاکر بہت بڑا نام ہے, سینئر صحافی ہیں, وہ بین ہو گئے ہیں. علی نواز امان صاحب وہ بین ہو گئے, پاکستان کے پولیٹیشین ہے, تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. یہ ان بندوں کو بین کر دیا. تو باقاعدہ طور پہ جو ہے نا اب وہ فیکٹری جو لگائی تھی اس نے عمل درآمد کر دیا. پیمرا کی طرف سے یہ سارا معاملہ آ گیا. میں نے تیل کی آپ کو صورتحال بتا دی ہے. اور اس کے علاوہ سب سے عام چیز الیکشن کمیشن آف پاکستان, الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے کندھوں پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اب ایسا لگ رہا ہے وہ سٹیٹمنٹس جاری نہیں کر رہے کہ وہ پاکستان میں کب الیکشن کرائیں گے. جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی, جب تک حلقہ بندیوں کا الیکشن کمیشن نہیں بتائے گا, حلقہ بندیوں کا آئینی لحاظ سے 90 دن ہے, 90 دن کے اندر ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ گیم لمبی ہے, سفر جو ہے وہ ناہموار ہے, کٹھن ہے, مگر گیم لمبی ہے. جس کے ہاتھ میں جو مال پانی آئے گا وہ سمیٹے گا. پاکستانی عوام کا اللہ حافظ ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.